यहाँ पे पहले समझो कि अर्थशास्त्र के चौथा चैप्टर जो है, जिससे हम लोग कहते हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं, और हमारी वित्तीय संस्थाएं क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। यह इस चैप्टर को 10th में ही क्यों डाला गया, आखिर बताना क्या चाह रहा था इसमें कि हमारी वित्तीय संस्थाएं हमें जरूरी है ये चौथे चैप्टर को समझना। कहा कि 10th में बहुत ऐसे चीजें डाले हैं कि जिससे हमें सीख मिलती है और जानकारी भी होनी चाहिए 10th क्लास में ही, लेकिन बच्चे आर्ट्स पे ध्यान ना देते हैं क्योंकि आर्ट्स को पढ़नी चाहिए। आर्ट्स नहीं पढ़ोगे तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है या हमारी आसपास की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन चीजों को हम लोग नहीं समझेंगे। तो इस चौथे चैप्टर में हमारी वित्तीय संस्थाएं बताया गया कि इस वित्तीय संस्थाएं में क्या है, और जो भी बच्चा ऑल सब्जेक्ट पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे वो ऐप पे चले जाना, और आपके यूट्यूब पर तो क्लास मिलवे करेगा लेकिन ऐप पे आपकी सभी सब्जेक्टें मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी होंगे वो ऐप पे जाना, वहाँ भी पढ़ाई करना, ठीक है। और कम फी में वहाँ भी पढ़ाइयाँ हो रही है। जो बच्चे दूर के हैं नहीं यहाँ आ पाएंगे तो वहाँ से पढ़ाइयाँ कर सकते हैं आप ऐप डाउनलोड करके। वहाँ पीडीएफ भी इस तरह से रहेगी, तो वहाँ पे आप जाकर के ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पढ़ाई करना। देखिए इसमें है क्या कर रहा है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं हमारी भारत की वित्तीय संस्थाएं हैं, हमारी बिहार की वित्तीय संस्थाएं हैं। तो इसी प्रकार क्या होता होगा, पूरे देश का होता होगा। अब इसमें कहा कि वित्तीय संस्थाएं आखिर है क्या, वित्तीय संस्थाएं कहते हैं किसे हैं। वित्तीय संस्थाएं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्थाएं को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, तो कहती है कि वैसी इंस्टीट्यूशन, वैसी संस्थाएं जो लोगों की व्यवसायों, सरकार को पैसा जमा करने या ऋण, ऋण अर्थात लोन जिसे बोलते हैं, ऋण अर्थात लोन लेने और निवेश करने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, उसी को हम लोग वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे आपको कोई बैंक ने क्या दिया, लोन दिया पढ़ने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय का मतलब बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया। तो एक प्रकार की एक संस्थाएं हैं, और अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है जीविका, कि हर व्यवसाय आपको अगर करनी है, छोटा मोटा व्यवसाय करनी है तो जीविका से आपको लोन लेता है सब। तो वहां से लोन मिल जाती है, आपके बैंकों में मिल जाती है लोन। आरबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सभी, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन सभी संस्थाएं बनाई गई है कि जाइए वहां पे आपको लोन मिलेगा और उसके माध्यम से आप व्यवसाय चालू कर सकते हैं इस सरकार के द्वारा, क्योंकि ये सरकार का उसमें जमा राशि होता है और उसी को आपको देता, फिर आपको लोन के रूप में फिर उसे आप देना पड़ता है। तो एक प्रकार के वही संस्थाएं जो है वो वित्तीय संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे सुनोगे, बोलिए मेरे साथ, वैसी संस्थाएं जो लोगों की व्यवसाय, वैसी संस्थाएं जो लोगों की व्यवसायों और सरकार को पैसा जमा करने या ऋण या लोन लेने और निवेश करने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, जिसे वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। एक ही अर्थ में समझो, जहां पे हमें लोन मिल रहा है व्यवसाय करने के लिए, सरकार का जमा राशि मिल रही है, लोन मिल रहा है, वही संस्था क्या कहलाती है, वित्तीय संस्थाएं। जैसे मैं बताऊं, अभी बताएं आरबीआई ले लो, जीविका में अभी सबसे ज्यादा मिल रही है 2 लाख रुपया, सभी वोमेन को मिल रही है, सभी औरतों को मिल रही है, बिहार की महिलाओं को मिल रही है कि आप क्या कीजिए, बिजनेस कीजिए, आपको 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। तो एक प्रकार का वो संस्था बन गया, ठीक है, वो भी वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत अब आने लगा है, उसका भी जिक्र किया जाएगा। अब इसके बाद आया कि अगर और परिभाषा हम अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से परिभाषा दे सकते हैं, तो इस तरह से भी दे सकते हो। तो मेरी परिभाषा है, लेकिन आपकी ये बुक की परिभाषा है। ये बुक में परिभाषा क्या लिखा है, कहता वैसी संस्थाएं जो देश के आर्थिक विकास कार्य करती है, आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगी, जो हमारा विकास क्या होगा, बढ़ेगी, और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख का अर्थ अगले दिन ही अगले चैप्टर में बताए थे, विश्वास या भरोसा, जो कहता है साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों का संपादन करती है, उसी को हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो अगर आपको बुक का परिभाषा अच्छा लगे तो आप बुक का परिभाषा को उतार सकते हैं।
तो क्या बोलेंगे, बोलिएगा कि वैसी संस्थाएं जो देश के आर्थिक विकास कार्यों करती है। फिर से बोलिए, वैसी संस्थाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करती हैं और लोगों की आवश्यकताओं का या को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों पर संपादित करती है, उसे हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। संपादन करती है, इसका मतलब है संपादन, माने जो भी चीजें हम विकास करेंगे वो सभी वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत आती है। कोई बिजनेस डालना है, देखा होगा बिजनेसमैन को बहुत सारे बैंकों से पैसे लिए होते हैं, आरबीआई उसे लोन के रूप में देता है कि आप हमारे आर्थिक विकास को विकास करो, कार्यों को विकास करो, उसके चलते उन्होंने लोन लेते हैं तो विकास करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वित्तीय संस्थाएं कहलाएगी। और कहा कि ये संस्थाएं जो है हमारे समाज के आर्थिक विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। ये क्या कराती है, सिर्फ पूंजी। पूंजी का मतलब पैसा, क्या उपलब्ध कराती है, पैसा उपलब्ध कराती है, और इन्हें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना जाता। मेरुदंड का कहने का अर्थ है कि पूरे वाणिज्य, पूरे बिजनेस का, पूरे आर्थिक विकास का एक मेरुदंड है कौन, वित्तीय संस्थाएं। कौन है, वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, अब आगे कहता है कि कुछ वित्तीय संस्थाएं सरकारी भी होगी, अर्ध सरकारी भी होगी, और कुछ सूक्ष्म भी होगी। तो हम पढ़ेंगे वित्तीय संस्थाएं की सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं होती क्या है, इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब सरकारी वित्तीय संस्थाएं में है कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, गवर्नमेंट अर्थात सरकारी वित्तीय संस्थाएं। अब सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, तो भाई सरकारी, जो सरकार के द्वारा वित्तीय संस्थाएं चलाई जा रही है वही तो है सरकारी वित्तीय संस्थाएं। तो सिंपल से लैंग्वेज में दिए कि सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी संस्थाएं कहते हैं, वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे सरकारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी सरकारी बैंक है। दूसरी सीबीआई, सी का मतलब होता है सेंट्रल, बी का मतलब बैंक, आई का मतलब इंडियन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकारी हो गया। फिर पीएनबी, ये भी अब सरकारी ही बन गया है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। फिर एक आता है इलाहाबाद बैंक, क्या आता है, इलाहाबाद बैंक। फिर एक आ गया आरबीआई, जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ। तो अगर आपसे पूछे कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं के नाम बताइए तो नहीं बता सकते हैं। एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, आरबीआई, ये सभी संस्थाएं जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये सभी क्या है, सरकारी संस्थाएं हैं और इनका लाभ लेनी चाहिए। जैसे अभी हमारे बिहार में भाई स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया गया है कि कहीं भी विद्यार्थी जाकर के पढ़ सकता है। सरकार 4.5 लाख तक लिमिट किया है कि 4.5 लाख तक हम रुपए देंगे पढ़ने के लिए, लड़का हो या लड़की। लेकिन उसे फिर आपको पैसा ऋण के रूप में, क्योंकि लोन के रूप में दे रहा तो फिर तो उसे आपको देना ही होगा ना। तो इस तरह से है। तो यहाँ कहा सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, तो जो सरकार के द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को ही क्या कहते हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब है अर्ध सरकारी, अर्ध का मतलब है सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे संस्थाएं छूट गया है। तो अर्ध सरकारी संस्थाएं अर्थात अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं ही हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसे समझो। इसमें कहता है कि वैसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक, जो सरकार के क्या केंद्रीय बैंक, देखिए सरकार के केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, कौन है, ये सबसे बड़ा बैंक है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई के निर्देशन में अनेक उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं के पूर्ति करती है, उसी को हम अर्ध सरकारी संस्थाएं कहते हैं। अब आरबीआई क्या करता है समझना, यहाँ पर सिंपल ही कहा कि वैसी संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक, केंद्रीय या केंद्रीय बैंक जिसे हम लोग कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश में उनके द्वारा स्थापित मापदंड, माने जो आरबीआई स्थापित करेगा मापदंड, उसी पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो देंगे, तो वही संस्थाएं हमारा क्या कहलाएगी, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाएगी। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कह दिया कि जाओ अब ग्रामीण में, गाँव में जाके एक बैंक खोलो, किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से, कि जाओ तुम वहां खोलो, और जो लोगों की आवश्यकताएं नहीं पूर्ति हो रही है कि लोन के रूप में आपको से मांगेगा तो देना, आप राशि जाके जमा करना। जैसे हम लोग क्या है, मिनी ब्रांच हो गया पंजाब का, गांव में भीरी ही, कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, उसके लिए एक छोटा ब्रांच दिया गया कि नहीं, वहां पैसा जमा कर सकते हैं, वहां से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सभी संस्थाएं, जो ऐसे दो ही संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। कौन कौन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये सब आरबीआई के द्वारा चलाई जा रही है, उसके निर्देशन के अनुसार चलाई जा रही है। तो यही हमारा क्या कहलाती है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। फिर आगे है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, माइक्रो, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल में और बहुत ही सटीक अच्छे से बताया है। कहा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कि वैसी वित्तीय संस्थाएं जिसमें छोटे पैमाने पर, किसमें, छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से, स्वयं सेवी माने स्वयं अपने से आ करके तुम्हें क्या करेगा, सेवा देगा, सेवा माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण देने की व्यवस्था करने वाली संस्था ही क्या कहलाती है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। जैसे आप छोटे छोटे संस्थाएं आ गए, वहां पर आपको लोन दे दिए और लोन ले लिए और काम करें। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, सबसे सूक्ष्म तो जीविका को देखो, अगर आप, सरकार ने बहुत बढ़ावा भी दिया इस संस्था को, इस जीविका जो संस्था चल रही थी, अब हर एक गांव में है, और कम से कम एक गांव में कुछ नहीं तो 5-6 ग्रुपें चलती होगी, कहीं कहीं 10, जिस अनुसार बढ़ती जाती है, काहे कि एक ग्रुप 14 महिलाओं की बनती है या 15 महिलाओं की बनती है, इसमें बहुत सारी महिला गते अब एंट्री हो रही है। क्यों, क्योंकि इसमें बिजनेस करने के लिए दे रहा है, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा दे रहा है, ठीक है। पैसा जब जरूरत पड़ेगी उस समय भी दे रहा है, कि मान लो कि आपको 20,000 30,000 लेना है तो लोन के रूप में आपको देता है और ब्याज के रूप में भी देता है, कम ब्याज पर देता है। तो वैसे ही संस्थाएं क्या कहलाती है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। ये सभी जानता है जीविका के बारे में, ठीक है। अब आती है कि ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये वित्तीय संस्थाएं के 2 प्रकार हैं, जिसे पहला प्रकार हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं जो स्टेट लेवल की है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। अब राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या थी, अब राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या थी, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, ऐसे नहीं याद होगा बाबू, ये जान लो, जब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी सूक्ष्म बोले, सबसे अच्छा, सूक्ष्म से बहुत छोटा, कि वैसी संस्थाएं जो छोटे पैमाने पर हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम ब्याज पर हमें आवश्यकता पूर्ति कर सके। लेकिन आप लोगों ने दिखने में लगे हुए हैं, किचन बनाने में लगे हैं, समझ में नहीं आएगा तो काम कैसे होगा। अब राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कहते हैं कि वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों पर या नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। जैसे राष्ट्र के लेवल पर होनी चाहिए, ये वित्तीय संस्थाएं जो होनी चाहिए वो देश के लेवल पर, जिसे हम राष्ट्र के लेवल कहते हैं, और साख और नीतियां का निर्धारण होनी चाहिए, निर्देश होनी चाहिए। क्योंकि नहीं सबको ऐसी पैसा दे दिया, वो पैसा लेके भाग गया, ये वित्तीय संस्थाएं डावाडोल हो जाएगी, साख भरोसा विश्वास खत्म हो जाएगा, फिर सरकार किसी को लोन नहीं देगा। आपको अगर वित्तीय संस्था है तो इसके 2 मुख्य अंग हैं। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, जो भारत की मुद्रा है उसकी बाजार कैसे करनी चाहिए, फिर भारतीय पूंजी बाजार, इस पूंजी बाजार को किस तरह से काम करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपकी पूंजी बाजार में है। अब पूंजी बाजार क्या होता है, इन चीजों को हम लोग समझ लेंगे कि पूंजी बाजार होता क्या है
आखिर पूंजी बाजार बताया क्यों गया, बनाया क्यों गया। तो हम लोग पूंजी बाजार भी समझेंगे कि पूंजी बाजार क्या होती है। ठीक है, अब पूंजी बाजार क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिए भारतीय मुद्रा बाजार जो है, भारतीय मुद्रा बाजार कहता है कि अपने देश के वैसी मौद्रिक बाजार, अपने देश के वैसे मौद्रिक बाजार, वैसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग व्यवसाय के क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब कम समय के लिए, अल्पकालीन का मतलब कम समय के लिए, अल्पकालीन का मतलब कम समय के लिए एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे हम भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। माने कम समय के लिए अगर ये चीजें हमें दिया गया है तो इसे हम लाभ उठा करके हम अपने भारतीय मुद्रा बाजार को आगे बढ़ाएंगे। और कहा भारतीय पूंजी बाजार, तो भारतीय पूंजी बाजार क्या है, तो कहता है अपने देश के वैसी पूंजी बाजार जहां उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। देखो दीर्घ माने अधिक समय के लिए, दीर्घकाल के मतलब लंबे समय के लिए अगर तुम्हें व्यवसाय करने के लिए पूंजी दे रहा है बैंक की सब, तो समझ जाइए कि हमें एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बना सकते हैं, आर्थिक कार्यों को कर सकते हैं। तो भाई आपको दीर्घ समय के लिए दिया जाता है तो आपको काम करनी होगी, और जो भारतीय मुद्रा जो दिया जाएगा वो कम समय के लिए और वो बाजार करने के लिए दिया जाएगा, बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, व्यवसाय करने के लिए दिया जाएगा, और इससे अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि लाभ उठानी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आती है, ये जो अधिक लाभ उठानी है वो कैसे उठानी है, तो इसमें आया सबसे पहले केंद्र बैंक। क्या है बाबू, केंद्र बैंक आया। केंद्र बैंक आखिर कहना क्या चाह रहा है ये समझो। केंद्र बैंक कहता है कि केंद्र बैंक ये सेंट्रल बैंक है, कहता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक है। ये क्या बाबू, माने इंडिया के लेवल पे है। ये कहता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। देश का क्या है, केंद्रीय बैंक है, और यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय, आर्थिक क्रियाओं को या आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है। कि जाओ तुम इसे काम करो और इसे समझो कि क्या जो लोन ले रही है, जो आप वित्तीय संस्थाएं चला रहे हैं, उससे लोगों की जरूरत पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बैंक इतना सख्त कर दिया कि सभी को वित्तीय संस्थाएं के लाभ भी मिल रही है, काम भी हो रहा है। अब तो और अच्छे हो गया, लेकिन कांग्रेस के समय ऐसा व्यवस्था उतना था नहीं, ऐसा वित्तीय संस्थाएं मिलता नहीं था, मिलता था लोगों नहीं खा जाता था। लेकिन अब जो है कुछ ना कुछ तो जरूर सुधरा है, 5% सुधरा चाहे 10% सुधरा, अब डायरेक्ट बैंकों में आता है कि नहीं। अब डायरेक्ट बैंकों में, जैसे तुम मान लो स्टूडेंट के एक बता दे लोन दिया, स्टूडेंट को क्या मिलता था, छात्रवृत्ति। तब पहले किसी को मिलता, किसी को दिया जाता था, किसी को नहीं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि पहले टीचर को, प्रिंसिपल को हाथ में पैसा थमा दिया जाता था, तो कहता था मुंह देख के पैसा देता है, होता नहीं पहले। लेकिन अब सरकार क्या ले लिया बच्चों से, अकाउंट नंबर, डायरेक्ट अकाउंट नंबर पर क्या करता है सरकार, भेज देता है। कोई टीचर की इसमें नहीं, डायरेक्ट पैसा आ गया बच्चों के, कोई टेंशन नहीं, सरकार भी अच्छे हो गए और फिर बच्चे भी खुश हो गए, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो गई। मैंने काम क्या करा कि ये जो छात्रवृत्ति दिया वो डायरेक्ट सरकार ने दिया आपके बैंक अकाउंटों में, और पहले था कि दूसरों के द्वारा दिया जाता था तो पैसा हड़प लिया जाता था, नहीं। लेकिन अब अच्छी व्यवस्था हो गई है, होनी भी चाहिए था। तो ये कहता है, ये हमारे केंद्रीय बैंक का मतलब समझ में आया कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी सबसे बड़ी बैंक है, और यही पूरा देखभाल करती है, पूरे संस्थाएं को देखभाल यही करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी बैंक मानी जा गई है। फिर अगला है, इसके बाद एक आती है एक और, जिसका नाम है वाणिज्य बैंक। क्या नाम है, वाणिज्य बैंक। अब ये वाणिज्य बैंक क्या है सो समझो। कहता है वाणिज्य बैंक जो है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। कहता है देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा, अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा वित्तीय क्रिया, बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, और अधिकतर जो है वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है। किसके नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में काम करती है, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। आपसे पूछेगा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक किसे कहेंगे, तो सिंपल बोलेंगे कि देश में अनेक वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालन होता है, और जिससे अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। और ये बैंक क्या करता है कि और अन्य ऐसे भी वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्रों की वाणिज्य बैंक कहे जाते हैं। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व जैसे लिमिटेड लिखा रहता है ना, अरे कहीं कहीं पे देखा होगा लिमिटेड लिखा रहता है, एलटीडी, ये संकेत लिखी रहनी चाहिए, एलटीडी। कोई कंपनी के देखो ना अंतिम में एलटीडी लगाएगा, इसका मतलब ये सीमित है, तुम्हें ज्यादा लोन नहीं दे सकता, ये लिमिट है, ठीक है। तथा दायित्व जुड़ा रहेगा, उसके अंत में अगर जुड़ा रहेगा तो वैसे बैंक क्या होंगे, निजी क्षेत्रीय बैंक होंगे। जैसे ग्रामीण लिमिटेड बैंक, ग्रामीण लिमिटेड बैंक, ये लिमिट है कि तुमको 25,000 30,000 ही लोन देगा, ज्यादा नहीं दे सकता है, इस चीज का हो गया। जैसे जीविका वाला ये लिमिटेड है, तुमको 2 लाख से ज्यादा 1 लाख से या 2 लाख से ज्यादा लोन दे नहीं सकता है, 1 या 2 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकता है, ठीक है। फिर अब अगला आया, अगला जो है उसके बाद आया सहकारी बैंक। अब सहकारी बैंक किसे कहते हैं, सहकारी बैंक तथा आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। जैसे यद्यपि ये राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होती है, जैसे में जीविका, बार बार जीविका को हम नाम ले रहे हैं क्योंकि भाई हमारे सबसे अच्छा है कि सद्भावना माने भाव के हिसाब से कोई अच्छा होकर क्रेडिट उसको दे दो, भरोसा कि पैसा हमको लौटा देगा, लेडीज लोग यही ना दे करके पैसा देते हैं, तो ये हो गया जीविका वाले काम, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भारतीय पूंजी बाजार को कई तरह से बांटा गया। पहला प्रतिभूति बाजार, फिर औद्योगिक बाजार, और फिर विकास वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ये सब सभी भारतीय पूंजी बाजार के अनुसार बांटा गया है।